एक आदमी के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चला गया, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। 7 भाइयों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से साग को तोड़कर लाती है और बड़े प्यार से साग की सब्जी बनाने से पहले पैटी की मदद से साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब वह सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझ खाना नहीं खाएंगी। वह इसी डर से सब्जी पकाने वाले साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पीने के लिए पानी देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो? पहले तो उनकी बहन डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। 7 भाइयों के अनुरोध पर अगले दिन बहन एक बार फिर वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन बहन को सारी घटना अपने भाइयों से बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने बहन को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगता है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे इतना लालची बन गए। इसका आभास बहन को हो गया था कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन 7 भाई शिकार खेलने के बहाने अपनी बहन को लेकर घने जंगल की ओर जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार 7 भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब बहन को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए
वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित छोटा पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। पहाड़ों के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी बहन पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का इरादा क्या है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से ही मारना है भाई तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और बहन पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाई का निशाना खाली जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों भाइयों में वह सबसे निपुण था। बहन जानती थी कि उसके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छहों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे बहन के सीने को भेद देता है और उनकी इकलौती बहन की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल में भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से छोटा भाई उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती में गिरने लगता है। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं, भाई तुम क्यों रो रहे हो। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता। फिर वह नाग देवता को देखता है और वह नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाता है। फिर नाग देवता उससे कहते हैं, मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और वह ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आता है। उसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा भाई पानी लाने के लिए एक छोटा कुआं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और वह वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को कुएं का मेढक, केकड़ा और मछली सुनवा देख रहे थे और वे तीनों उसे रोता देख उससे पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर छोटा भाई उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ। नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है, तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई
जब तुम्हारी बहन के मांस खाएंगे तब तुम मछली को खाना, और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब बहन का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टिलहे में डाल देता है, और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बसौदा के पास से गुजर रहा था, और वह सुंदर सुंदर बांस को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से बांसुरी बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि बांसुरी बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर बांसुरी का निर्माण करता है। इस बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुँचता है, और अधिक धन की लालच में जोगी जोर जोर से बांसुरी बजाना शुरू करता है। परंतु इस बार बांसुरी का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है, और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा भाई मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है। हर बार की भांति वही धुन, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर दुश्मन का घर बजाता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लागो मोर छोट भैया का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा भाई चंद्राकर मोहित हो जाता है, और यह धुन सुनकर छोटा भाई से रहा नहीं गया, और जोगी से बांसुरी की मुँहमांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है, तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, और छोटा भाई अपने काम काज से कुछ दिनों के लिए बाहर जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है, और घर के सारे बर्तन अच्छी तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा भाई सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर छोटा भाई अपने नौकरों से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचता है कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी भाई घर से बाहर काम के लिए जाता, यही घटना हर बार देखने को मिलती, और लगातार होने के कारण भाई के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है, और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन छोटा भाई सच्चाई पता करने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलता है, और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखा मोड़ा हुआ चटाई के अंदर छुप जाता है। कुछ समय इंतजार के बाद भाई देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की बांसुरी से निकलकर कमरे के अंदर आती है, और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी बांसुरी में समा जाती है। यह देखकर भाई की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल उसके छोटी बहन जैसी होती है। वह अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाता है, और जैसे ही वह सुंदर लड़की
पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस बांसुरी में जाने वाली होती है, तब तक छोटा भाई उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत बांसुरी को जला देता है, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही साग को चढ़ाया जाता है।